हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास टीपीक्यू सेट नंबर 72 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ प्रैक्टिस की सीरीज हमारी मंडे वेंसडे फ्राइडे को सुबह 11 बजे चलती है। इस सीरीज को 100% फॉलो करिए ताकि एग्जाम में जो मैथ्स के सवाल होंगे वो पक्का आपसे डरेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन को करने के होंगे फास्टेस्ट मेथड और वो भी कैलकुलेशन जबरदस्त। तो नंबर 2 बनेंगे, सवाल तो आपसे डरेंगे। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है मुझसे तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये बैच हमारा एग्जामो लर्निंग ऐप पर मौजूद है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करना है, मैसेज भेजिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देगी। नए स्टूडेंट्स के लिए अगर जानना है उनको कि डीपीक्यू क्या है तो वो इस पेज में दी गई सारी जानकारी को एक बार पढ़ सकते हैं। आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि डीपीक्यू आखिर क्या है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। सवाल कर रहा है कि सेक थीटा अगर हमारा एक्स के बराबर है तो एक्स की कौन सी वैल्यू संभव नहीं होगी। ठीक है, सेक थीटा अगर एक्स के बराबर है यानी एक्स कौन सा मान नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ये सवाल बेसिकली क्या है कि भाई सेक थीटा की वैल्यू का रेंज क्या है। इसको रेंज बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं परास। तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें रेंज पता हो तो हम वहां से अनुमान लगाएंगे कि भाई एक्स क्या नहीं हो सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस का ही रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। अब अगर आप यहाँ से सेक थीटा देखेंगे तो बहुत गौर से देखिएगा कि सेक थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ये जो मैंने लिखा है नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू संभव हैं। क्योंकि कॉस का उल्टा अगर सेक होता है और हमारी जैसे कॉस थीटा है, इसका उल्टा आप करिए तो 1/cos थीटा बनेगा जो कि सेक थीटा हुआ। अब -1 से 1 के बीच की जब भी आप वैल्यू लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होने से होगा क्या कि ये जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, 1 से बड़ा ही आएगा। -1 रखोगे कॉस तो सेक -1 बन जाएगा, +1 रखोगे तो +1 बन जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सेक की वैल्यू बस -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, बाकी सब कुछ हो सकती है। और इस वजह से जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन 1/2 है, जो कि 1/2 हमारा -1 से 1 के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जैसा हमने सेक के बारे में बताया है सेम यही कहानी कोसेक की भी होती है। कोसेक थीटा भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, बाकी सारी वैल्यू इसकी संभव होती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए प्रश्न हमारा डीआई का है। इस डीआई के प्रश्न में दो आपको लाइन ग्राफ दिए हुए हैं, 1 और 2। और ये लाइन ग्राफ क्या है मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो पहला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी जो स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड डेटा है वो प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए का है इन 100। 00 का मतलब है कि अगर यहाँ पर मान लिया 11 लिखा है तो ये 1100 है, 20 आपको लगा लेना है। जो बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है ये वाले सिंबल के साथ जो दिया हुआ है ऐसा वाला, जैसे ये, तो ये बी का प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर 2010 में अगर ये वैल्यू 8 दी है इसका मतलब है 800, क्योंकि यहाँ पर 20 लगा सकते हैं। तो ये पहला डेटा होगा प्रोडक्शन का, ठीक है, ये प्रोडक्शन का हो गया। अब दूसरा आते हैं। दूसरा जो लाइन चार्ट है उसमें ये जो डेटा जैसे 75 लिखा हुआ है, तो ये 2008 में 75 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज सेल ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि भाई ए का जो प्रोडक्शन था, आप नेचुरली देखें तो ए का प्रोडक्शन कितना है 8.5, तो ये उसका 75% जो है सेल हो रहा है। ये दोनों ग्राफ का इस तरह से रिलेशन है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि आपको जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है इस लाइन ग्राफ में जो टोटल सेल है ए प्रोडक्ट की 2009 में और 2012 में वो बताना है क्या है। तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए जरा ध्यान से देखिएगा। 2009 में मैं जाऊंगा और 2009 को ध्यान से देखूंगा कि भाई ए जो है कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 11 प्रोड्यूस कर रहा है।
और ए का जो सेल हो रहा है 2009 में, ये वाला डेटा, ये यहाँ 60 लिखा है छोटा सा, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, तो 60% उसमें से सेल हो जाएगा। अगर मैं 2012 में जाता हूँ तो 2012 की जो कहानी है वो ऐसी है कि ए का ये 13 जो है, यानी प्रोडक्शन हमारा 13 है, 13 यानी 1300 है, और जो सेल हो रहा है 2012 में ए, वो ये है 55, यहाँ लिखा हुआ है तो इसको बड़ा सा 55 लिखिए। तो आपका जो आंसर है बेसिकली वो है 60% ऑफ 1100, क्योंकि 11 का मतलब 1100 है, और 55% ऑफ 1300। ये आपका आंसर यहां से निकल के आएगा जो डेटा दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो 11 का 60% आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी 660। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट आ जाएगी 2009 के लिए। और फिर इसका 55% निकालना है मुझे, तो 1% में 2 जीरो कट जाएगा, है ना, कैलकुलेट करोगे तो 13 को 55 से गुणा करना है। तो 13 को 55 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65, और 13 पचे 65, और 6 हमारा हो गया 71। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये वैल्यू आ रही है 7 6 1375। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पर 1375, जो कि मुझे डी ऑप्शन में लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, सेम डेटा पे अगला सवाल। ये सवाल कह रहा है आपको बताना है कि इस लाइन ग्राफ में व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन द ईयर 2009 एंड 13 टुगेदर। अब मुझे बी के लिए सब देखना है 9 और 13 में। तो मुझे देखना है कि बी का सेल 2009 में और बी का सेल 2013 में जो है, इसका टोटल क्या है। तो फोकस हमारा बी है, तो यहां पर अगर हम बी को देखेंगे तो हमें ये वाला चार्ट देखना है, राइट। तो 2009 में देखिए बी की वैल्यू ये 9 है, और 2013 में अगर बी की वैल्यू देखें तो ये 12 है। तो 9 और 12 बड़ा बड़ा लिख लो। फिर हम आते हैं यहाँ पर नीचे, और 2009 में जो परसेंटेज है बी का, वो यहाँ पर ये 50 है, और 2013 में यही परसेंटेज हमारा बी का 80 है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिएगा, आंसर बनेगा 50% मुझे लेना है कितना, 900 का, 9 का मतलब 900 है, और यही 80% मुझे लेना है 1200 का। तो 80% मैं लूंगा 1200 का, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 का 50% है 450, और 80% अगर हम 1200 का कैलकुलेट करेंगे तो ये 960 आएगा। आप यहाँ से टोटल अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1410, और इसका आंसर हमारा हो गया डी, 1410। ठीक है, ये सवाल देखिए कह रहा है आपसे कि अगर एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। और मजेदार बात यह है कि ऑप्शन में एक्स के टर्म्स में आंसर दिए हैं, तो ऐसे तो देखने में सवाल बहुत आसान है। देखने में कैसे आसान है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस √2 आ जाएगी। अब आपको करना क्या है कि भाई आप कहोगे भाई एक्स की वैल्यू हमें एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू, जैसे मान लिया आप इसमें से एक वैल्यू कंसीडर कर लो, एक्स बराबर √2। अब आप कहोगे मैं एक्स प्लस 1 निकाल लूंगा, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, √2 + 1। अब एक्स अगर √2 है तो हमें हर ऑप्शन में जाके इसको रखना होगा। जैसे यहाँ पर ये x - 1 है, यहाँ नीचे 3 - 2x है, तो आप x की वैल्यू √2 रखोगे तो ये बनेगा √2 - 1 अपॉन 3 - 2x की वैल्यू बनेगी 3 - 2 √2। अब अगर आपको थोड़ा सा मेरी बात समझ में आ रही है तो आप कहेंगे कि भाई 3 - 2 √2 जो है ये √2 - 1 का होल स्क्वायर होता है। आपकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस है तो ये आप क्विकली देख पाएंगे कि 3 - 2 √2 जो है √2 - 1 का ही स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आ गई 1/√2 - 1, और 1/√2 - 1 √2 + 1 के बराबर होता है। तो ये x + 1 की वैल्यू मैच कर गई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइडियली तो हमें बी सी डी को चेक करके देखना चाहिए कि भाई वो गलत है, बट अगर आपका पहला ऑप्शन मैच कर गया, चूंकि एक्सप्रेशन सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, तो ये एक तरीका है। लेकिन आपको यहाँ समस्या नजर आ रही है, समस्या ये भी है इस सवाल में कि अगर यही ए ऑप्शन कहीं डी में लिखा होता तो हमें पकड़ने में तकलीफ होगी। यहाँ लकली आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, वहां वैल्यू हमने डाली, पर ऐसा नहीं है। अगर ए डी में भी लिखा होता तो आप इसको थोड़ा सा खोज पाते। अगर आपको √2 - 1 का होल स्क्वायर दिमाग में है
कि ये वैल्यू 3 माइनस टू रूट टू होता है, और x माइनस वन जो वैल्यू आपको दी हुई है, और देखो जहां x प्लस वन है वहां पर आपको रूट टू प्लस वन और नीचे रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, इस तरह का पैटर्न आप देख सकते हो काट के। तो ये चीजें अगर क्लियर हैं तो आप आसानी से इस ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। आप कहोगे सर मान लिया हम इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहें तो, ऑल्दो एग्जाम में ट्रेडिशनल के पीछे भागना नहीं है, बट अगर आपकी बहुत तीव्र इच्छा है तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा कि भाई ऑप्शन में या तो मुझे x माइनस वन दिख रहा है या मुझे x प्लस वन दिख रहा है, ये दो टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। तो आप एक काम करिए, जो एक्स स्क्वायर बराबर टू है इसमें अगर आप एक घटा दीजिए तो ये वन बन जाएगा, मतलब दोनों साइड मैंने एक घटा दिया। क्या आपको एक चीज़ मिल गई कि x माइनस वन और x प्लस वन दोनों दिख गए यहाँ पर, ये वैल्यू वन के बराबर है। अब अगर मुझे x प्लस वन निकालना हो तो मुझे ये भी दिख गया कि मुझे वन अपॉन एक्स माइनस वन करना पड़ेगा। यानी अगर मैं x माइनस वन की वैल्यू खोजूं यहाँ से तो मुझे x प्लस वन का मान मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब आखिर मैं x माइनस वन कैसे खोजूं? आप कहोगे इसी एक्सप्रेशन से कुछ अब x माइनस वन पर ही फोकस कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, अगर मैं यहाँ टू एक्स प्लस वन जोड़ दूँ, माइनस टू एक्स कर दूँ और प्लस वन जोड़ दूँ, सेम काम मैं राइट साइड में भी करूँगा। मैं यहाँ टू एक्स घटाऊँगा और प्लस वन जोड़ूंगा तो ये वैल्यू हमारी थ्री माइनस टू एक्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गई। बनी या नहीं बनी? यस। अब आप सिंपल सा एक काम करिए, यहां से आपको x माइनस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है कि भाई ये थ्री माइनस टू एक्स के बराबर होना ही होना है, इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब आप बस एक काम कर लो, यहां पर भी नीचे मैं x माइनस वन का होल स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे x माइनस वन से गुणा कर लेता हूं। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा नीचे वाले x माइनस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे दिख गई, वो थ्री माइनस टू एक्स है। तो आपका आंसर क्या बन गया? ए। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, और जब तक आपको इसमें स्टेप्स मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है तब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो मैंने दोनों तरीके बताने की कोशिश करी है, जो भी पसंद आए आप इस्तेमाल करिए। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक मनी लेंडर है, वो अपना जो उसके पास पैसा है उसका उसका एक हिस्सा 10% पर एनम पे डालता है, बाकी 15% पर एनम पे डालता है। उसकी एनुअल इनकम जो इस वजह से होती है वो 2100 की है, मतलब ये जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा उससे उसको 2100 रुपये मिल रहा है। अब कह रहा है अगर वो इंटरचेंज कर दे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इंटरचेंज कर देगा तो उसको 300 रुपये और मिलेंगे। तो अमाउंट जो 15% उसको दे रहा है ये बताना है वो कितना अमाउंट था। सवाल कैसे करोगे? आप कहोगे कि भाई एक वैल्यू को मान लेते हैं एक्स, एक वैल्यू को मान लेते हैं वाई, ये दो पार्ट हैं। अब पहला चीज़ है कि भाई मैं पहले को 10% पे डाल रहा हूँ तो 10% एक्स का हुआ, यहाँ 15% वाई का हुआ, और ये वैल्यू हमारी 2100 के बराबर है। अगर मैं इसी चीज़ को इंटरचेंज करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये 15% तो एक्स का हो जाएगा और 10% क्या होगा? वाई का हो जाएगा, और ये वैल्यू 2400 के बराबर हो जाएगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कह लें घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ घटाने पे मिलेगा माइनस में 5% एक्स का, यहाँ अगर आप घटाओगे तो मिलेगा आपको 5% वाई का। बट हमें घटाना नहीं है डायरेक्टली, बल्कि आप कहोगे हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्यों ना सीधे ऐसा कर लें कि एक्स को एलिमिनेट कर दें। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे 10 दिख रहा है, यहाँ मुझे 15 दिख रहा है, मैं इसको 3 से गुणा कर लूँ और इसको मैं 2 से गुणा कर लूँ। अब मैं घटाऊँ तो 30 माइनस 30 क्या हो गया? ये तो शून्य बन गया। यहाँ बनेगा 45, यहाँ बनेगा आपका 10 दूना 20, घटाओगे तो ये मिलेगा 25% ऑफ वाई, और ये वैल्यू आपकी होगी 21 तियाँ 6300 माइनस 4800, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1500। यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100/4 है, या कह लें फ्रैक्शन में 1/4 है, तो y की वैल्यू इसका 4 गुना हो गई जो कि 6000 हो गया। तो 15% पे जो हमारी शुरू में वैल्यू डाली गई थी वो वैल्यू हमारी 6000 के बराबर है, और 6000 आपको ऑप्शन में कहाँ दिया है? बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक अमाउंट है हमारे पास 32,000 का, इसको हमने 5% पर एनम पे लेंट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स विल बिकम, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब भी 5% का रेट है
दो तरीके हैं। एक तो 5% 2 बार का नेट क्या होता है डायरेक्टली, तो आप कहोगे ये वैल्यू होती है हमारी, इसका नेट 10.25% होता है। वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं सक्सेसिव वाला, और उससे ये वैल्यू आ जाएगी 10.25%। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस 32,000 को 10.25% बढ़ाना है। इसको ऐसे सोचना है कि 10% प्लस 0.25%, किसी भी संख्या का 10% उसका 1/10 होता है, तो ये 3200 बन जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर आपको 0.25% निकालना हो तो पहले आप 1% सोचिए। तो इसका 1% अगर आप सोचेंगे तो 2 जीरो काटना होता है, 320। उसका भी 1/4 करना है क्योंकि 0.25% निकालना है। तो इसका 1/4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 80। तो इसमें 3280 जुड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 3280। तो यहाँ पर अगर आप 3280 जोड़ेंगे तो आप बताइए क्या मिलेगा आपको, 35,280। तो ये तरीका नंबर 1 हुआ। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का है कि आप 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए, तो वो आएगा 1/20। 1/20 का मतलब होता है 20 आपका 21 हो जाएगा एक बार में। ठीक है, एक अगर 5% का इंटरेस्ट है, 2 बार में आपका 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका जो 400 है वो आपका हो जाएगा 441। अब आप कहेंगे कि देखो ये जो वैल्यू है इसका प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दिया है इतना, 32,000 दिया हुआ है, तो ये 400 यूनिट आपका 32,000 हो गया। तो आप कहोगे एक यूनिट आपका 80 के बराबर हो गया। तो यहाँ 441 यूनिट क्या हुआ, 441 इंटू 80, ये ज़ीरो हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 × 8, 8 × 32, 8 × 32 और 3 35, 35,280 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया सिंपली बी। दोनों तरीके वैलिड हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करिए, जिसमें आप एफिशिएंट हैं कैलकुलेशन में, वो आपके लिए बेहतर मेथड है। ये सवाल कह रहा है कि सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज 3906, फाइंड द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए सवाल को करने का तरीका क्या है, यह है कि भाई एक नंबर x है, एक नंबर x स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू हमारी 3906 के बराबर हो गई। मुझे अब खोजना है कि भाई मेरे x की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर x मिलेगा और ये 1 + x बन जाएगा, या फिर इसको x+1 लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 3906 आ जाएगी। अब दिख रहा होगा आपको कि भाई मेरे पास जो दो नंबर्स हैं, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है ये x और x+1, और वो 3906 के बराबर है। तो वो नंबर क्या हो सकता है, आप ऑप्शन से जाके देख सकते हैं। और सिंपली 60 ले नहीं सकते, 60 और 61 का गुणे के अंत में जीरो आएगा, ये हो नहीं सकता। 61 और 62 दो नंबर होंगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मैं एक नंबर 61 ले रहा हूँ, एक नंबर 62 ले रहा हूँ, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 62 लूँ और 63 लूँ, तो यस मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ जाएगा, तो ये हो सकता है। अब 67 को देखिए, 67 इंटू 68, तो अब भैया 67 इंटू 68 में भी तो हो सकता है, 7×8 = 56। अब इन दोनों में क्या सही है ये कैसे पता लगाओगे, तो आप कहोगे किसी भी एक को चेक कर लेते हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि भाई 65 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 4225। तो अगर दोनों नंबर 65 से बड़े हो जाएंगे तो आंसर तो भैया इससे बड़ा आ जाएगा। भाई दोनों अगर 65-65 हो जाएं तो 4225 आता, दो नंबर अगर ऐसे हों। पर अगर एक नंबर 67 है और एक 68 है तो आंसर इससे बड़ा आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। इसलिए मेरा जो उत्तर है वो उत्तर मेरा सी करेक्ट होगा। ठीक है, सीधे। अब मैं आपको इसका और आसान तरीका बता ही देता हूँ। ठीक है, और आसान तरीका देखिए इसका ये हो सकता है, अगर आपको ये आइडिया है थोड़ा सा भी स्क्वायर्स का आइडिया है, तो एक स्क्वायर होता है 64 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3600 से बड़ा है, यानी 60 से बड़ा है। अगर ये नंबर आप गौर से देखो तो ये 60 का स्क्वायर, आप भी x थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि x स्क्वायर की तुलना में छोटा नंबर है। तो आप अगर एक्स स्क्वायर को ही सोचिए 3906, तो आप कहोगे भाई ये 60 से बड़ा है और 64 से छोटा है, क्योंकि 64 आपको आता है। 64 का स्क्वायर 4096 होता है, ये 2 की पावर जो है 12 कहलाती है। ये 4096 के बराबर होती है। 2 की पावर 12 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। यानी अब आपको दिख रहा है कि एक्स हमारा 60 से 64 के बीच में ही होना है। अब 60 से 64 के बीच में कौन ऐसी संख्या है जो यूनिट डिजिट मुझे 6 देगी, x+x² का, तो वो नेचुरली आपका 62² + 62 है। यहाँ से 4 यूनिट डिजिट मिलेगा, यहाँ से यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगा, 6 मिल गया। ठीक है, आपको अगर क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करने जाओगे तो तकलीफ कम नहीं है।
ठीक है, तकलीफ कम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज में ही सारा एफर्ट आपका है। तो इसलिए कन्वेंशनल अप्रोच यहाँ पर आपको बहुत परेशान करेगी। एक का गैप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो फिर आपको बैठ के इसको सोचना पड़ेगा, और अल्टीमेटली सोचने में यही सोचोगे कि ये 62 × 63 से काम बनेगा। मैं इसको -62 लूंगा, इसको +63 लूंगा, और फिर मैं फैक्टराइज करूंगा। तो जब 62 × 63 आप फैक्टराइजेशन में भी सोच रहे हो, तो वो डायरेक्टली सोच लो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑलराइट। सवाल करा है कि आपको बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 2750 से कम है और 16 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 16 और 18 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा? वो होगा एलसीएम ऑफ 16 और 18। 16 और 18 का एलसीएम कितना है? 144। कैसे मैंने इसको सोचा भाई, ये 2 की पावर 4 है और 18 हमारा 2 × 3 का स्क्वायर है। तो एलसीएम लेते समय 2 की हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे, तो आंसर आएगा 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर, जो कि है 16 × 9, जो कि है आपका 144। ठीक है, आप मैन्युअली भी देखेंगे तो आपको 144 मिल जाएगा, क्योंकि आपको 16 और 18 दोनों के पहाड़े आते हैं। तो 16 से आप जाओगे, 16 × 9 144 होता है, 18 × 8 144 होता है, वो पहला कॉमन नंबर बनेगा। एनीवे, अब 144 का मुझे वो मल्टीपल देखना है जो 2750 से कम हो। तो एक तरीका तो ये होगा कि 144 से मैं 2750 को डिवाइड करूं, और डिवाइड करके मेरा एक रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं 2750 में से घटा दूं, और मेरा आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर ये बता रहा है कि ये इतना ज़्यादा है उसके मल्टीपल से, बट अगेन इसको डिवाइड करने में आप देख रहे हो ना, टाइम फर्जी बर्बाद होगा। तो दूसरा तरीका ये होता है कि 144 को आप ऐसे गुणा करो कि आप इसके आसपास पहुंच जाओ, आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे अगर मैं 144 को 20 से गुणा करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2880। ये 144 का मल्टीपल है, यस। पर क्या ये 2750 से ज्यादा है? यस। यानी आप आगे चले गए हो। तो पीछे आते हैं, एक मल्टीपल कम कर लेते हैं, 144 घटा लेते हैं। तो 144 घटाओगे तो जरा देखो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। आप कहोगे वैल्यू आ गई आपकी 2736। अब 2736 कहां लिखा है? बी, जो कि 2750 से कम है। और ये आंसर आपका करेक्ट हो गया कि वो नंबर जो कि ग्रेटेस्ट है, यानी 2750 के करीब है और ग्रेटेस्ट है, और छोटा है जो कि 16 और 18 से डिवाइड होगा, क्योंकि इससे बड़ा जो नंबर है वो 2880, जो कि 2750 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है इस सवाल में। तो होमवर्क आपका ये होगा कि आपको बताना है इसी सवाल में 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो 16 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको कमेंट में मुझे ये आंसर बताना है कि अगर इसी सवाल में मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये सब हटा दूं, मैं कहूं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या है? तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके और आंसर में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन है वो एक पोल को 22 सेकंड में क्रॉस करेगी, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है उसको 30 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको बताना है कि भाई ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है। अब देखो, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है ना, तो आपको पता है ट्रेन कितनी लेंथ चलती है? खुद की लेंथ चलती है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन को खुद की एल लेंथ, ट्रेन की लेंथ एल मान लो, तो ट्रेन को खुद की एल लेंथ चलने में 22 सेकंड का समय लगता है। ये मतलब हुआ, पोल को क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन अपनी लेंथ नहीं 22 सेकंड लगती है। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो इन दोनों को क्रॉस, जब जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ट्रेन, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई चलती है, तो वहां इसको 30 सेकंड लगते हैं। अब आपको एक चीज बहुत क्लियरली मालूम चल गई कि ये जो एल है, इतने में तो 22 सेकंड लगता है, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करें, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई चलने में ट्रेन को 8 सेकंड लगा, तभी टोटल 30 हुआ। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया है 100, यानी 100 मीटर चलने में 8 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 100/8। ट्रेन को 100 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ 100 मीटर है, चलने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 100/8। इंटू कर रहा हूं मैं,
ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो ट्रेन अपनी लंबाई चलती है 22 सेकंड में, तो मैंने ट्रेन की स्पीड निकाली और ट्रेन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, यही मेरा आंसर है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2200/8, डिवाइड कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, तो 275 मीटर्स आपका आंसर यहाँ पर हो गया। 275 मीटर्स इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये सवाल दिया हुआ है कि 5^712 प्लस 5^713 प्लस 5^714 प्लस 5^715 इज डिविजिबल बाई विच एमंग द फॉलोइंग, किससे डिवाइड हो जाएगा आपको ये बताना है। ऐसे सवालों में देखिए 5 की जो लोवेस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर 5 की लोवेस्ट पावर है 5 की पावर 712, इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 713 में 712 चला गया तो 5 की पावर 1, 714 में 712 चला गया तो 5 की पावर 2, 715 में 712 चला गया तो 5 की पावर 3, तो ये हो गया 5^712 और यहाँ पर आ गया 1 + 5 + 25 + 125, ये वैल्यू हो गई 156। अब 156 को अगर मैं तोड़ूं तो ये है 12 × 13। देखो मैंने आपको कभी ना कभी ये बोला होगा कि 156 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये 12 और 13 का गुणा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ यूज़ हो गया फटाक से, जैसे आपने इसको 12 × 13 लिखा, अब आप बताइए कि क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी? यस। तो अगर ये 13 से डिवाइड हो जाएगी तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखिए 19 से नहीं होगी, 11 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बाकी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। हाँ, ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 12 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑड नंबर्स ही ऑप्शन में है, तो वो 13 हो गया, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि 50 मेन या फिर 60 वुमेन एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 30 मेन हो और 12 वुमेन हो और वो एक काम को पूरा करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो एक चीज़ समझ में आ गई कि 50 मेन अगर 60 वुमेन के बराबर हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी वाइज ऐसा कुछ है, क्योंकि एफिशिएंसी वाइज आप कहोगे 50 मेन कह लो या 60 वुमेन कह लो, एक ही बात है, 0 से 0 काट दो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 है। अब अगर ऐसा है और पता है आपको मैन, अगर आप एफिशिएंसी रेशियो आपने लिख लिया और ये काम 8 दिन में पूरा करते हैं तो आप क्या करोगे? आप बताओ मुझे। अगर ये वर्क 8 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 50 मैन की टोटल एफिशिएंसी हो गई 50 × 6 × 8, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। लेकिन अब ये काम मुझे किससे कराना है? 30 मैन और 12 वुमेन से। तो अगर 30 मैन और 12 वुमेन से यही काम कराना हो तो उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। 30 मैन कितना हो गया? 180, 6 से गुणा होगा। 12 वुमेन 5 से गुणा होगा, 60 आएगा, 240। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 50 × 6 × 8/240। ठीक है, तो अगर आप इसको काटेंगे तो 8 से कट के यहाँ बनेगा 30, 0 से 0 कटेगा, 5 छक्के 30/3 आ गया 10, 10 डेज। 10 डेज आपका यहाँ पर आंसर ए। ठीक है, इसका करने का एक तरीका और भी है। आपको पता है 50 मैन इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो वर्क है हमारा ये 400 मैन डेज का है। आपको हो गया यस। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर आपने लिखा कि 5 मैन की एफिशिएंसी 6W के बराबर है, 6 वुमेन के बराबर है, तो जब आप मुझसे बोलोगे 30 मैन प्लस 12W, तो क्या मैं इस 12W को रिप्लेस कर सकता हूं 10 मैन से? यस, एक ही बात है। तो मैं इस चीज़ को 10 मैन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इस तरह से मेरे पास अब दिख रहा है कि एफिशिएंसी जो है वो 40 मैन के इक्विवेलेंट है। अगर 40 मैन से काम कराना है और टोटल काम 400 मैन डेज का है तो 40 से आप डिवाइड कर लीजिए 40 मैन से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। 40 × 10 400 होता है। तो ये भी कितना कन्वीनियंट है अगर आप ये कर पाएँ तो। ठीक है, थोड़ा सा समय आपका इसमें बच ही जाएगा। ये सवाल कह रहा है कि 14 2/7 ऑफ P - Q इज इक्वल टू 40% ऑफ P + Q, तो P रेशियो Q क्या होगा? ध्यान रखना 14 2/7 के आगे परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 14 2/7 के आगे परसेंटेज का साइन नहीं है। तो ये मत सोचना कि ये सीधे 1/7 लिखना है, इसको नहीं, लेकिन आप इसको 100/7 लिख सकते हो, उसको मिक्स फ्रैक्शन एज्यूम करके सॉल्व कर लीजिए,
14 सत्तर 98, 200 ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 40% होता है आपका 2/5 और ये वैल्यू आपकी हो गई पी प्लस क्यू। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो है 500 बटे कितना हो गया 14। अगर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ से लगा दें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जुड़ के देंगे 2p, ऊपर आप 2p लिख सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटाएंगे मिलेगा 2q, नीचे आप 2q लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू बन जाता है। ध्यान रखिए p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से ये p बाई क्यू बन जाता है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू हो गई 514 बटे 486, 2 से काट लीजिए 257 अपॉन 243। आंसर क्या हो गया, सी। एक काम आप और भी कर सकते थे यहाँ पर कि आप यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते इसको पहले ही, तो ये बन जाता 250 बटे 7, ज़्यादा आसान बनता। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया, पी बाई क्यू बना, एक बार जोड़ा ऊपर, एक बार घटा, सीधे आपकी वैल्यू आ जाती 257 अपॉन 243। ज़्यादा ईजी होता, पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पी बाई क्यू की वैल्यू। ये सवाल कर रहा है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है अगर हम उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं एक आर्टिकल के तो वो 33/3% है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो कितना होगा। सो बहुत गौर से देखिएगा इस चीज़ को। आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस को 3 मान सकते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस सेलिंग प्राइस का 33/3% यानी 1/3 यानी 1, प्रॉफिट 1 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि एसपी में प्रॉफिट घटा लेंगे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब सीपी मेरा 2 है, एसपी मेरा 3 है, तो आप यहाँ सीधा प्रॉफिट 1 जानते ही हो। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस पे निकालूंगा कितना आएगा, 1 का प्रॉफिट 2 के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं 50%। आंसर क्या हो गया, सी, राइट। अब देखिए ये ठीक है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मेथड। अगर आप इसमें रॉसम अप्रोच लगाएंगे तो इस सवाल को आप तुरंत 1 सेकंड में लगा देंगे आंसर। कैसे, एक चीज का ध्यान रखना, कैसे बता रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो एक बात तो आप जानते हो कि सीपी लेस होगा एसपी से, यस और नो। अगर प्रॉफिट हुआ तो सीपी एसपी से कम है कि नहीं है, यस। अगर एसपी के बेस पर तुमने बोला कि प्रॉफिट 33/3% है, एसपी के बेस पर प्रॉफिट अमाउंट तो वन ही है ना, या वॉट एवर इट इज। अगर मैं उसी चीज को छोटे बेस पर निकालूं, मान लिया हमारा प्रॉफिट अमाउंट एक्स है, उसको मैंने एसपी पर निकाला जो कि सीपी से बड़ा है, तो 33/3% आया। अगर मैं सीपी पर निकालूंगा जो कि छोटा बेस होगा तो परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आएगी या नहीं आएगी, यानी 33/3% से ज्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 33/3% से बड़ा है, वो है सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपीएसपी से ज्यादा होगा, सीपीएसपी से कम होगा। और अगर मैं सेम प्रॉफिट को एससीपी के बेस पर निकालूंगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो आंसर 33/3% से बड़ा आएगा। एज सिंपल इज दैट। तो यहां पर एक ही बड़ा आंसर है, सी, वो करेक्ट हो गया। एक और चीज, यहां ए बी रूल भी लग जाता है। कैसे, आप एसपी को यहां लिखिए, सीपी को यहां लिखिए, और आप ये लिखिए कि ये -1/3 है। क्यों लिखा मैंने, 33/3% तो प्रॉफिट है, प्लस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा अगर बेस तुम्हारा एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाना पड़ता है। यानी सेलिंग प्राइस का 1/3 अगर प्रॉफिट है तो उसको घटाओगे तब सीपी मिलेगा। अब अगर हमें सीपी से एसपी जाना है यानी सीपी के बेस पर निकालना है तो ए बी रूल लगता है। ए बी रूल कहता है कि माइनस को प्लस कर दो, न्यूमरेटर 1 है तो 1 ही रहने दो, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 3, और 1 में चूंकि पहले माइनस साइन है तो घटेगा, 3 - 1 2 हो जाता है, +1/2 आपका 50% है। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है आपको, तब पड़ेगी जब दो आंसर 33/3% से बड़े होते। अदरवाइज तो भैया बहुत सिंपल है इस चीज़ को सोचना,
ठीक है। ये सवाल दिया आपको कि x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2√6, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकलता है, आपको पता है कि अगर मुझे x प्लस 1/x मालूम चल जाए तो उसका स्क्वायर करके 2 घटाने से ये हो जाता है। तो अब मुझे यहाँ x दिया है, मैं x प्लस 1/x कैसे निकालूं, तो आप कहोगे सबसे पहले 1/x सोचो। तो 1/x की वैल्यू बनेगी 1/5 प्लस 2√6, और अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे यानी 5 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6 अपॉन नीचे 5 का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 25 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर क्या होता है 24, तो ये 1 हो गया, यानी ये वैल्यू 5 माइनस 2√6 के बराबर आ गई 1/x। अब बताओ x प्लस 1/x कितना हो गया, 2√6 तो कट गया, 10 के बराबर हो गया, तो ये आंसर आ गया 100 माइनस 2 यानी 98। आंसर हो गया आपका सी, सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, दैट इज द राइट आंसर। अब देखो एक चीज और, कई लोग यहां पर कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी ये समथिंग स्क्वायर माइनस 2 होती है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना चाहिए, तो वो आंसर सिर्फ सी ही बैठेगा, सी में ही सी ही परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है, बिल्कुल अच्छी बात है। पर यहां पर एक बात का ख्याल रखना ताकि आप कभी गलत ना हो, एक चीज का एजम्पशन है, ध्यान से बताओ मुझे कि अगर मेरा x प्लस 1/x, थोड़ी देर के लिए समझना, ये x प्लस 1/x अगर रूट में मान लिया 104 आ जाए, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। रूट 104 को और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं मैं, 4 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा आपका 26, राइट, 2√26। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2√26 आ जाए और उस समय आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तो ये 104 माइनस 2 2 बन जाएगा, सॉरी 102 बन जाएगा, यानी उस केस में आपका आंसर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये बात कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होगा, वो बात तभी सही है जब आपको ये पहले से मालूम हो या आप श्योर हैं कि x प्लस 1/x एक परफेक्ट इंटीजर है। अगर x प्लस 1/x एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है, कोई वैल्यू रूट में है जो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, एक इंटीजर नहीं बना रही है, तो उस केस में आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू एक इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना जरूरी नहीं, जैसे यहां पर ये 102 जो है ये एक इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आने को तो 102 भी किसी पर्टिकुलर केस में आ सकती है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और यहां चूंकि वैल्यूज रूट में ऑलरेडी दी हुई थी, थोड़ा सतर्क रहना इसमें जरूरी है, बी लिटिल केयरफुल। ऑल्दो आप एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे कब सतर्क रहना है कब नहीं रहना है। रूट के केस में भी जैसे इस तरह के सवाल में अब रूट 26 तो नहीं बनेगा आपको पता है, बट ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान अगर रखोगे तो धोखा हो जाएगा एग्जाम में। जैसे कई लोग ऐसा करते हैं ना, 16/64 में मान लिया 6 और 6 को काटने से 1/4 आ गया, फिर मैं कहूँ देखो 19/95 है, 9 और 9 को काटो 1/5 आ गया। यहां उत्तर मैच कर रहा है बट जो प्रोसेस है वो गलत है। अब एग्जाम में फिर क्या होगा, मान लिया कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि 15/52 आ गया, तो वो कहेंगे देखो 5 से 5 कट गया, 1/2 आ गया। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इसलिए ये कंप्लीट जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप एग्जाम में ये जो ट्रिक्स लगाते हो ना बिना नॉलेज के, ट्रिक्स लगाना गलत बात नहीं है, बट पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, किस चीज का ध्यान रखना है, तब आप ट्रिक्स यूज करो। सवाल आपको दिया हुआ है यहां पर कि इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। अब देखो इस सवाल को आइडियली ये सवाल कई बार अलजेब्रा पे बेस्ड होते हैं, एक फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक ये क्वेश्चन शायद परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड है, बट जो कैलकुलेशन डायरेक्ट की जा सकती है सिंपली उसको डायरेक्ट ही करो। जैसे देखो पहला काम मैं कह रहा हूँ यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 100 से गुणा कर लो, तो क्या ये वैल्यू 25 माइनस 9 बटे 25 प्लस 30 प्लस 9 बनेगी?
सारी टर्म को 100 से गुणा किया, इससे हमारे रेशियो की वैल्यू चेंज होगी नहीं। अब इसको मैं सीधा सॉल्व कर सकता हूँ, 16 बनेगा, 25 और 30 55 और 9 64 बनेगा, 1/64 1/4 होता है 16/64, तो आंसर क्या हो गया 1/4, और 1/4 मेरा आंसर क्या है बी। समझ में आएगा नहीं? तो जहां पर डायरेक्टली करना पॉसिबल है वहां डायरेक्टली करो। वैसे ये सवाल एक अलजेब्रा वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। जैसे ये 25 स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर है, 9 स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर है, और नीचे देखना 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है 2 × 5 × 3। तो ये बेस्ड इसी पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab। तो अल्टीमेटली ए माइनस बी ए प्लस बी लिखोगे तो ये आंसर सिंप्लीफाई होके ये फॉर्मेट आ जाता है, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, यानी 25 माइनस 9 16, सॉरी ए माइनस बी यानी आपका एक है 5 माइनस 3 2, और 5 प्लस 3 8, 1/4 यहाँ से भी बन जाएगा। बट ये ज़्यादा लंबा हो रहा है यहाँ पर। जब हम सीधा जोड़ घटा सकते हैं सिंपली आसानी से, तो मुझे कोई एलजब्रा का एक्सप्रेशन खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आंसर लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से डीपीक्यू ख़त्म होती है। आज मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आपको कमेंट में करके बताना है कि ये इस सवाल में 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या पॉसिबल है, वो आप बताइएगा। और डीपीक्यू सीरीज़ फॉलो करते रहिए मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे, और आपके एग्ज़ाम में आपको मैथ्स परेशान नहीं करेगा। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लो, और यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू। होमवर्क का आंसर कमेंट कर देना, अटेंडेंस लगा देना कि भाई मैंने ये डीपीक्यू कर ली है। बाकी जो भी आपके फीडबैक हैं उसको कमेंट कर देना, जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसके बारे में कमेंट कर देना, तो मैं उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए मुझे पता चल जाएगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं एटलीस्ट। ठीक है, धन्यवाद।